नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एसटीटी के लिए हर एक मटेरियल उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी का दूसरा पार्ट। जो मैंने पहले पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन तक दिखाया था। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे रेड कलर की बटन बनी होगी सब्सक्राइब, और आपको उसी पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत। और फिर बगल में आपको एक ऐसे बेल दिखेगी और उस बेल पर आप क्लिक करके क्या करेंगे, चैनल की बेल को ऐसे ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्य। क्वेश्चन है 31। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने, यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, इसको समझिएगा, ये क्या पूछा गया है। ये कोई मैथ तो है नहीं फिर भी, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक कोई मतलब उनका लेख था, जिसका इन्होंने क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो इन्होंने रक्त चंदन की रचना की थी महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो कि है 34। देख लीजिए ध्यान से। नाट्य शास्त्रों के द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र मतलब कि जो नाट्य शास्त्र होते हैं, जिन्होंने नाटक की रचना किया हुआ है, जिनमें उनके बारे में लिखा गया है, उनके अनुसार बीभत्स रस जो है वो क्या है? अमान्य रस है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 बस थोड़ी देर में। हाँ तो मित्रों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कह रहा है कि काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? यानी काव्य शास्त्र को पहले क्या कहा जाता था? तो मित्रों, इसका नाम है अलंकार शास्त्र। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। ये कौन सा है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, वो कौन सा है? देखिए ध्यान से, 36। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे मित्रों, उनका नाम था आचार्य वामन। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो प्रथम आचार्य जो थे वो कौन थे? केशवदास। ओके, अगला देख लेते हैं 38 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द किससे बना है? साहित्य से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, साहित्य शब्द से बना हुआ है। अगला है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 यानी प्रश्न नंबर 39। तो ये क्या है? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो इसका उत्तर है भारतीय हिंदू युग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो आपने इसको पढ़ा होगा, अरस्तु ने कहा था। क्लियर, ये कंप्लीट हो चुका। अगला देखते हैं मित्रों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 आपका है, भाषा किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इसको लिखा कैसे गया है, देख लेते हैं। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप उस बात को किस रूप में उससे कहते हैं, कैसे कहते हैं, वही क्या होती है? भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ध्यान से देखिएगा, भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई? संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, भाष धातु से हुई है। ओके,
अगला है प्रश्न आपका 44 नंबर, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं। व्यक्त लिखा है, व्यक्त होता है, ठीक है। तो ये सामान्य शब्दों में हम भाषा को कैसे करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न आपका है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए पहले 2 भाग कौन है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये है, क्या है 46 नंबर, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है। तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। क्लियर। अब देखते हैं नंबर 47। दोस्तों इसको देखकर मत घबराइएगा, जो 7 लिखा है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47 ही है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मित्रों ये खुशी की बात है कि हमारी मातृभाषा हिंदी का जो विश्व में स्थान है वो बोलने वालों की दृष्टि से तीसरा स्थान है, यानी 3rd रैंक है ऑल वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज का। ओके। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर आपका जो है वो 48 है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है। तो सूरदास के काव्य जो है वो ब्रज भाषा में है। अब अगला देखते हैं, अगला नंबर आपका जो है प्रश्न नंबर 49। तो आप प्रश्न नंबर 49 देख लीजिए, इसमें क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अगर आपने अनुच्छेद पढ़ा है तो आपको ये बहुत अच्छा से मालूम होगा, अगर आपने अनुच्छेद नहीं पढ़ा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर क्या है, 343वें अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, वो कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई थी, यानी आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो उसी में आपको मालूम हो जाएगा कि सिंधु से पहले क्या हुआ था, हिंदू, पहले हिंदी को हिंदू बोला जाता था और हिंदू भाषा के ही माध्यम से यानी हिंदू के माध्यम से ही सिंधु की हिंदी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगला नंबर है 50वां, वो क्या है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। तो खड़ी बोली है, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आऊँगा, जाऊँगा, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं चलता हूँ। तो ये क्या हुआ, खड़ी बोली हुई। अगर मैं चलता हूँ को अवधि में बोलें तो कैसे बोलेंगे हम, चलत ही। चलत ही मतलब ये कौन सी लैंग्वेज हो गई, आपकी अवधि हो गई, ठीक है। और अगर संस्कृत में बोलें तो आई एम गच्छामि, ऐसे कुछ होता है मित्रों। मुझे संस्कृत में बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन आई एम गच्छामि वगैरह ऐसे कुछ होता है कि मैं चलता हूँ या फिर मैं जाऊँगा, इसका अर्थ यही कुछ होगा। तो ये हुई 3 लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में मैं चलता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई, और चलता हूँ मतलब चलता हूँ की इंग्लिश क्या होगी, वॉक होगी। तो इसको बोल देंगे आई वॉक, बस मैं चलता हूँ हो गया। तो ये मैंने आपको 4 लैंग्वेज में बता दिया। चलिए अगला देखते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें कहते हैं वर्ड, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्न नंबर 54। देखिए कह रहा है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो कितना है, 52 है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 52 कौन कौन से, जैसे छोटा क्या हो गया, 1 हो गया, बड़ा 2 हो गया, छोटी 3 हो गया, बड़ी ई 4 हो गया। इसी तरह से अब अगर आप कहाँ तक गिनते हैं 11 तक तो कितना होता है, कुल मिला के 52 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है ये, अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों, ये कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41, ओके क्लियर। अगला देख लेते हैं मित्रों, माफ़ करिएगा ये जो लिखा हुआ है मुझे समझ में कम आ रहा था, ये जो है आपका ये 1 नहीं है, ये ऐसे फुल स्टॉप लगा हुआ था। ओके
तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका था आपका अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, और अगला क्या है 56 नंबर में, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त करना मतलब बांटना। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला देखते हैं ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क्या है 25। अगला प्रश्न नंबर 58 है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं, हर्ष और दीर्घ। हर्ष मतलब होता है मित्रों, जैसे मैंने कहा कि छोटी, तो छोटी कौन है ये, और सॉरी ये बड़ी हो गई ना, ये छोटी, तो छोटी कौन है, ये है क्या हर्ष है, और ये क्या है दीर्घ है। ओके, ये क्या है दीर्घ है, ये क्या है हर्ष है। तो ये 2 प्रकार हो गए मात्रा के आधार पर। अगला कह रहा है ये क्या है, छा वर्ण कितने योग से बना है, जैसे कक्षा लिखते हैं ना, तो ये का और ये इसको क्या बोलते हैं, खा या फिर पेट चिरवा सा जो भी बोलें, इसे दोनों से मिला करके बना हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 60। देखिए इस प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 व्यंजन है। आपने देखा होगा व्यंजन कहाँ से होते हैं मित्रों, स्वर जो होते हैं वो आ से लेके कहाँ तक होते हैं, आहा तक होते हैं। ठीक है, और व्यंजन आपके कहाँ से होते हैं, व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक होते हैं, यही होते हैं। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करिएगा, वैसे होते ही हैं। ठीक है, अगला नंबर जो है वो क्या है, तो इसको मैं कंफर्म कर दूं पहले, तब अगला नंबर, यानी व्यंजन जो है वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। आपको लिखना नहीं रहेगा कौन कौन होते हैं। ठीक है, बस इतना ही। प्रश्न नंबर आपका 60 है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है, तो सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। ओके, अगला 62 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है आपका कब हुई थी ये मित्रों, 1910 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 63, यानी प्रश्न नंबर 63, जो कि आपके इस वीडियो का प्रश्न होगा 33वां। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22 है। अगला है 64 नंबर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो काव्य भाषा में, क्योंकि ब्रज भाषा लोग बहुत कम बोलते हैं, काव्य में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है, तो इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। ओके, अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर है, वो कौन सा है ध्यान दीजिएगा। ये रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो रामायण महाभारत आर्य भाषा में लिखे गए हैं। ये भी आपका पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों, वो क्या है, विद्यापति का प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी है, तो इसका उत्तर होगा मैथिली भाषा में। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका जो है 68, वो क्या है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है क्या है, राजभाषा है। ठीक है, अगला नंबर है, ये कह रहा है कि जाटू किस बोली का उपनाम है, तो जाटू बांगरू बोली का उपनाम है। अगला है 70 नंबर, ये है एक मनई के दुई बेटवे रहीन। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, इसको मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हम पढ़त ही हम जात ही, ये कौन सा भाषा हुआ, अवधि हुआ ना। लेकिन अगर कहा जाए एक मनई के दुई बेटवे रहीन, इसका मतलब क्या है, ये भोजपुरी, जिसमें लास्ट में रहीन, आइन, रहीलू, हायू, गयू ये सब आता है। ये मित्रों क्या होता है, भोजपुरी होता है, जैसे कि आप भोजपुरी सॉन्ग में सुने होंगे। यहाँ पर हम किसी सॉन्ग का टाइटल आपको नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं, हिंदी का पहला नाटक है कौन सा है, नहुस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक अक्सर पूछा जाता है। कबीरदास की भाषा थी कौन सी थी, तो कबीरदास की भाषा जो थी वो कौन सी थी मित्रों, सदुक्कड़ी थी। अगला है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था, हमारे पेपर में भी शायद आया हुआ था। कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, और अगला है, ये प्रश्न क्या है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, मतलब कि प्रगतिवाद को ही उपयोगितावाद कहा जाता है, इसको कौन कहा था, तो इसको रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका मित्रों 75 है, वो क्या है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाल कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, ऐसे ऐसे
अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें 7 कांड मिलते हैं, ठीक है, अयोध्या कांड वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला देखते हैं 76 क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता जो हैं वो कौन से थे, मिस्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला रहे, ठीक है। अगला देखते हैं गीत गोविंद किस भाषा में है। तो गीत गोविंद संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है आपका 78 यानी 78, लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक कहा जाता है मिस्टर तुलसीदास जी को, ठीक है। अगला कौन सा है, इंद्रपति किसे कहा जाता है। तो इंद्रपति कहा जाता है किसको, विष्णु जी को, ठीक है। अगला है पंचतंत्र क्या है। पंचतंत्र कहानी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पंचतंत्र, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। और आपने यह भी पढ़ा होगा पंचतंत्र कहानी जो है किसकी है मित्रों, ये मुंशीदास की है, मुंशी की जी की है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारी समझ में आई, तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी खर्चा नहीं लगा, हमने आपसे कोई भी फीस नहीं लिया और सारा कोर्स आपको इस चैनल पर कंप्लीट मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप अपने स्टडी रूम में, अपने घर पर, अपने बेडरूम में बैठ कर के आप फ्री में बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो मित्रों आप लोगों का भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। अब अगला वीडियो बनाएंगे, यानी हम लाइव क्लास दिखाएंगे आपको 17 तारीख से, जो कि आपने देखा होगा लाइव क्लासेज आपकी चल चुकी हैं। थोड़ा सा आपके उसके बारे में बता देता हूं मित्रों। लाइव क्लास यानी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास जो चलेगी वो 17 से चलेगी। 17 तक हम 7 दिन क्या पढ़ेंगे, हिंदी और सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपके चैनल पर हमें सामान्य हिंदी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाला है और सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, तो यह उनकी लोगों की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यह सब देखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि अब थोड़ा दिन हम आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान के वीडियो पहुंचा दें, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे अपना मैथ और रीजनिंग हमने काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया है, तो टेंशन नहीं लीजिए। परीक्षा खत्म होने तक हम 2 बार रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को जरूर ऑन रखिएगा, जैसे कि आपको ऐसे कुछ बेल की बटन दिखेगी सब्सक्राइब के बगल में, ठीक है। तो उस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है अगर एक बार, तो आइए ऐसे बन जाएगी, यानी थोड़ा सा ऐसे ऐसे अजीब सा हो जाएगा। तो आपको कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलेगी, अगर हम लाइव पे रहेंगे तो आएगा PBR ट्यूटोरियल्स इज लाइव, ठीक है, मतलब लाइव पर हैं। और अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आएगा PBR ट्यूटोरियल्स इज अपलोडेड, फिर हमारे वीडियो का नाम होगा, ठीक है। थैंक यू।